प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है आपका इस ज्ञान की दुनिया में। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। आइए बच्चों, मेरे साथ मिलके उड़ान भरें और अपने सपनों को साकार करें। इसी उड़ान को आगे बढ़ाते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के साथ। ब्रीथिंग के अंदर बच्चों दो स्टेज होती हैं। एक होता है इंस्पिरेशन यानी कि श्वास लेना, जिसमें हम एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसे हम अंदर की तरफ लेते हैं। और एक होता है एक्सपीरेशन मतलब श्वास छोड़ना, यानी कि जो हमारे एल्वेली के अंदर एयर है उसे हम बाहर की तरफ रिलीज करते हैं। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि एयर की जो मूवमेंट होती है वो कैसे होती है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो जो एयर की मूवमेंट है लंग्स के अंदर या लंग्स के बाहर, वो कैसे होगी, जब प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होगा किसके बीच में, लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या है आपका, डिफरेंस इन प्रेशर, यानी कि एक जगह प्रेशर ज्यादा होगा और एक जगह प्रेशर कम होगा, तभी तो मूव करेगी ना एयर। क्योंकि एयर कैसे मूव करती है, हमेशा फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब हम बात करते हैं इंस्पिरेशन की, मतलब श्वास लेना। वो कैसे होगा, वो कब होगा, तो जब हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। तब एयर कहां से कहां मूव करेगी, एटमॉस्फेयर से लंग्स में। तो इंस्पिरेशन कब होगा आपका, जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर यानी कि जो लंग्स के अंदर प्रेशर है वो क्या होगा, कम होगा एटमॉस्फेयर के प्रेशर से। तो कम होगा इसलिए हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स। लिखा हुआ है देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेयर का जितना प्रेशर है उससे थोड़ा सा कम होगा लंग्स के अंदर, तभी क्या होगी, एयर जो है एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स में आएगी। इसलिए कहा भी जाता है मैमल्स के अंदर क्या होती है, नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग, यानी कि जब लंग्स के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है एयर का प्रेशर, तभी जो है एयर हमारी बॉडी के अंदर आती है, हमारे लंग्स के अंदर आती है। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं एक्सपीरेशन, वो कैसे होगा, जब हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ठीक है, तभी क्या होगा, जो एयर है हमारे लंग से कहां मूव करेगी, एटमॉस्फेयर की तरफ। बिकॉज एयर कैसे मूव करती है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब भाई ये प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप कैसे होगा, तो इसके लिए हमारे पास कुछ मसल्स होती हैं। एक होती है डायफ्राम की मसल्स, और होती हैं जो रिब्स के बीच में होती है मसल। जो डायफ्राम की मसल होती है उसे बोलते हैं फ्रेनिक मसल। क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रेनिक मसल। स्पेलिंग है PHRENIC। आप ये अपनी एनसीईआरटी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। जो डायफ्राम की मसल होती है उसे क्या बोलते हैं हम, फ्रेनिक मसल, या बोलते हैं रेडियल मसल। इसके अलावा एक और मसल होती है जो कि रिब्स के बीच में होती हैं। जो रिब्स के बीच में होती है उसे बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। क्या बोलते हैं हम, इंटरकोस्टल। इंटर मतलब बीच में, कोस्टल मतलब रिब्स। और ये इंटरकोस्टल मसल भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। बाहर की तरफ है तो एक्सटर्नल, अंदर की तरफ है तो इंटरनल। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इंटरनल इंटरकोस्टल। तो ये सारी जो मैंने मसल बताई आपको, जैसे कि फ्रेनिक मसल होगी डायफ्राम की, इसके अलावा जो रिब्स के बीच में है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल या फिर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ये सब हेल्प करती हैं प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप करने में। किसके बीच में, लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में, ताकि जो एयर की मूवमेंट है वो हो सके। ठीक है, तो हम बात करते हैं इंस्पिरेशन कैसे होता है। इंस्पिरेशन होता है जब डायफ्राम की जो मसल होती है, नाम क्या बताया था मैंने, फ्रेनिक मसल या फिर रेडियल मसल, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो जब डायफ्राम की मसल यानी कि फ्रेनिक मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, डायफ्राम जो होता है वो डोम शेप का ना होकर क्या हो जाता है आपका, फ्लैट हो जाता है। और जब वो फ्लैट हो जाता है तो जो वॉल्यूम है थोरेसिक चैम्बर का वो बढ़ जाता है। किस एक्सिस पे, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पे। आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि डोर्सल क्या होता है, वेंट्रल क्या होता है, एंटीरियर क्या होता है, पोस्टीरियर क्या होता है, याद है आपको। डोर्सल मतलब ऊपर, वेंट्रल मतलब नीचे, एंटीरियर मतलब आगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं हमारा जो वर्टिब्रा है वो कहाँ है, डोर्सल साइड। हमारी चेस्ट कहाँ है, वेंट्रल साइड। माउथ कहाँ है, एंटीरियर साइड। एनएस कहाँ है, पोस्टीरियर साइड। तो डायफ्राम जब फ्लैट हो जाएगा तो थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ेगा, कैसे, किस एक्सिस पे, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पे। ये सब हम आपको डायग्राम के साथ आगे दिखाने वाले हैं। इसके अलावा क्या होता है, डायफ्राम की मसल तो कॉन्ट्रैक्ट करती है, इसके अलावा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट होती है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगा, तब जो रिब्स और स्टर्नम है
वो ऊपर की तरफ उठेंगे और साइड में जाएंगे। क्या होंगे? ऊपर की तरफ और साइड में, मतलब अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, दो मूवमेंट होती हैं। कौन कौन सी? अपवर्ड्स और आउटवर्ड्स, ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो देखते हैं आगे। और इस दौरान भी क्या होगा? थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बट यहाँ एक्सिस चेंज हो जाएगी। कैसे? डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। हम सब जानते हैं कि जो स्टर्नम है वो क्या है आपका, जो चेस्ट बोन होती है, ब्रेस्ट बोन बोलते हैं हम उसे, मतलब चेस्ट के सेंटर में क्या होता है? स्टर्नम होता है आपका। तो जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो क्या होता है आपका, जो रिब्स और स्टर्नम है वो कैसे मूव करते हैं? ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ, मतलब अपवर्ड्स और आउटवर्ड्स। और इस दौरान थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ जाता है किस एक्सिस पे? डोर्सो वेंट्रल एक्सिस पे। और हम सब जानते हैं जब थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ता है तो उतना ही क्या बढ़ जाता है? पल्मोनरी वॉल्यूम। और मैंने आपको यह भी बताया था, बिना थोरेसिक वॉल्यूम के बढ़े कभी पल्मोनरी वॉल्यूम डायरेक्ट नहीं बढ़ सकता। क्यों नहीं बढ़ सकता? क्योंकि लंग्स के अंदर कोई मसल नहीं होती। ठीक है, तो जब पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऑब्वियसली वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी कि जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर क्या होता है? कम होता है। तो लंग्स के अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। किससे? एटमॉस्फेयर के प्रेशर से। तो इसी वजह से जो एयर है वो कहां से कहां मूव करेगी? बाहर से, यानी कि एटमॉस्फेयर से लंग्स की तरफ। इसे हम क्या बोलते हैं? इंस्पिरेशन। ठीक है, इसी तरीके से एक्सपिरेशन के अंदर क्या होता है? इससे रिवर्स। वहां पे मसल ने क्या किया था? कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे मसल क्या करेंगी? रिलैक्स। तो डायफ्राम की मसल रिलैक्स होंगी तो दोबारा से डायफ्राम कैसे आ जाएगा? डॉम शेप में। अब जब डॉम शेप में आ जाएगा तो थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? अब क्या हो जाएगा? दोबारा से कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम और प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो पहले थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम कम हुआ, फिर पल्मोनरी वॉल्यूम कम हुआ, तो प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। इसी तरीके से जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स करेंगी तो क्या होगा आपका? रिब्स और स्टर्नम भी अपनी वही पोजीशन पे आ जाएंगे। तो फिर से वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर क्या हो गया? कम हो गया। पल्मोनरी वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर बढ़ गया। और एयर कैसे मूव करेगी? फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी कि हमारे लंग से कहां जाएगी? एटमॉस्फेयर में। यानी कि बिल्कुल रिवर्स है इंस्पिरेशन का। ठीक है, तो भाई इंस्पिरेशन के दौरान क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन हुआ मसल्स का। कौन कौन सी मसल्स? डायफ्राम की मसल्स, दैट इज फ्रेनिक मसल्स, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उस टाइम पे एनर्जी खर्च होती है। इसीलिए हमारे अंदर इंस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव का मतलब जहां पे एनर्जी यूज होती है। और एक्सपिरेशन की बात करें तो कैसी प्रोसेस है? पैसिव प्रोसेस, क्योंकि यहां तो मसल रिलैक्स हो रही है, एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं डायग्राम की तरफ। ये डायग्राम दिखा रखा है फर्स्ट आपका इंस्पिरेशन का और आगे दिखा रखा है एक्सपिरेशन का। एक बार देखते हैं। तो आपको बताया था कि जब एयर हमारे लंग्स पे कैसे आती है तो डायफ्राम क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये डॉम शेप से कैसा हो जाएगा आपका? फ्लैट हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने बताया था आपको, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो रिब्स और स्टर्नम क्या होते हैं? ऊपर। तो लिखा हुआ रिब्स एंड स्टर्नम रेज्ड। और क्या होता है आपका? आउटवर्ड्स, ऊपर और बाहर की तरफ मूवमेंट होती है। तो ये दिखा रखा है इसमें। और वॉल्यूम ऑफ थोरिक्स क्या होता है? बढ़ जाता है। फिर आपका लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। ये दिखा रखा है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने कुछ एक डायग्राम ऐड किया था इंटरकोस्टल मसल का, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। आप ये देख सकते हैं डायग्राम। तो यहाँ पे स्टर्नम पार्ट दिखा रखा है और इसके अलावा मसल्स दिखा रखी हैं। आप देख सकते हैं जो बाहर की साइड है उसे बोला हमने एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और जो थोड़ी अंदर की साइड है उसे हम बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। और इससे अंदर भी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल। तो आप देख सकते हो बाहर की साइड एक्सटर्नल, अंदर की साइड इंटरनल, बिल्कुल अंदर इनर मोस्ट। तो ये होती हैं रिब्स के बीच में। आप देख सकते हो ये रिब्स है और रिब्स के बीच में जो मसल है ये क्या है? आपकी इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, तो ये स्टर्नम हो गया, रिब्स हो गए। रिब्स कितने होते हैं? 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के हमारे अंदर। तो इनके बीच में जो मसल है उसे क्या बोलते हैं हम? इंटरकोस्टल। इंटर मतलब बीच में, कोस्टल मतलब रिब्स। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं एक्सपीरेशन की, तो एक्सपीरेशन के दौरान क्या होगा आपका? डायफ्राम रिलैक्स करेगा और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है वो भी रिलैक्स करेगी। तो डायफ्राम दोबारा से कैसे हो जाएगा? डॉम शेप का हो जाएगा। और रिब्स और स्टर्नम अब मूवमेंट कैसी होगी? नीचे की तरफ और अंदर की तरफ, मतलब दोबारा से वैसी पोजीशन में आ जाएंगे। वॉल्यूम क्या होगा? कम हो जाएगा। और प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो कैसे एयर मूव करेगी? फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी कि लंग से एटमॉस्फेयर में। इस तरीके से हम सांस को लेते हैं, जो एयर है वो हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं।
ठीक है, तो एक बार सार देखते हैं। कुल मिला के इंस्पिरेशन के अंदर क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ मसल्स का, कौन कौन सी, फ्रेनिक मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और एक्सपीरेशन में क्या हुआ, रिलैक्स हुई मसल्स, कौन कौन सी, एक तो फ्रेनिक मसल्स, कौन सी हैं ये, डायफ्राम की, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है, फोर्सफुल एक्सपीरेशन, यानी कि जब हम फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कपाल भारती करके होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं, फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं। तो उस दौरान क्या होता है, तो जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है, मैंने अभी आपको दिखाई थी, तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। और जब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो रिब्स की मूवमेंट कैसी होती है, नीचे की तरफ और अंदर की तरफ, यानी कि जो हम पढ़ते हैं ना, आपका जो हमने एक्सपीरेशन में पढ़ा था सेम, तो क्या होगा आपका यहाँ पे नीचे की तरफ और अंदर की तरफ, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा थोरेसिक कैविटी का, फिर पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाएगा और प्रेशर बढ़ जाएगा, और फिर एयर आपकी लंग से एटमॉस्फेयर की तरफ मूव करेगी। तो फोर्सफुल एक्सपीरेशन में कौन कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो पहली है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और दूसरी होती है एब्डोमिनल मसल्स। ठीक है, एब्डोमिनल मसल की वजह से भी क्या होता है, आपका जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है पल्मोनरी कैविटी के अंदर। तो कुल मिला के आपको याद ये रखना है कि जब हम फोर्सफुल एक्सपायर करते हैं तो कौन कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, नंबर 1 इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल्स। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मेंशन है कि हमारे अंदर क्षमता होती है, हम अपनी इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन को की स्ट्रेंथ को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जो हमारी मसल्स होती हैं एब्डोमेन के अंदर, उसकी हेल्प से हम अपनी इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। और हम कितनी बार सांस लेते और छोड़ते हैं, तो 12 से 16 बार हम ब्रीथ करते हैं। ठीक है, और ये जो एयर मूव करती है, जो एयर आपकी इनहेल कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं, इसको हम मेजर कर सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, तो मेरे साथ बोलना, स्पाइरोमीटर। क्या नाम है, स्पाइरोमीटर। वेरी गुड। चलो यहाँ पे मैंने कुछ बहुत ही प्यारे प्यारे पॉइंट्स लिखे हैं, वो एक बार समझते हैं। एक होती है बच्चों शैलो ब्रीथिंग। शैलो ब्रीथिंग को बोलते हैं चेस्ट ब्रीथिंग। अब ऐसा क्यों है, अब पहली बात तो ये ब्रीथिंग होती कैसे है और किस केस में होती है, तो मैं बताऊंगा आपको शैलो ब्रीथिंग होती क्या है। तो शैलो ब्रीथिंग में हम बहुत ही कम जो एयर का अमाउंट होता है वो लंग्स के अंदर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मसल कौन सी यूज होती है, इंटरकोस्टल मसल। कौन सी यूज होती है, इंटरकोस्टल। यहाँ पे फ्रेनिक मसल यूज नहीं होती, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, चेस्ट ब्रीथिंग। क्योंकि कौन सी मसल यूज हो रही है, चेस्ट वाली, है ना, जो रिब्स के बीच में मसल है वो वाली यूज हो रही है। तो शैलो क्यों बोला, क्योंकि बहुत ही कम अमाउंट जो है एयर का हमारे लंग्स के अंदर जा रहा है। और चेस्ट ब्रीथिंग क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे मसल कौन सी यूज हो रही है, इंटरकोस्टल मसल, जो कि कहाँ पे है, हमारी अगर बात की जाए थोरैक्स पार्ट में है, रिब्स के बीच में है। और ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा होता है जो अस्थमैटिक पेशेंट होते हैं, है ना, या जब टेंशन हो जाती है, शॉक हो जाता है एकदम से, तो इन सब केसेस में जो ब्रीथिंग है वो प्रॉपर से नहीं हो पाती, बहुत ही शैलो ब्रीथिंग हो पाती है, बहुत ही कम अमाउंट जो है लंग्स में जा पाता है। ठीक है, तो ऐसे केसेस कौन से हैं आपके, जैसे कि अस्थमा केस हो गया, टेंशन होती है, शॉक हो जाता है, शॉक भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है आपका। एक होती है बहुत ही अच्छी ब्रीथिंग जिसे बोलते हैं डीप ब्रीथिंग या डायफ्रेगमेटिक ब्रीथिंग या एब्डोमिनल ब्रीथिंग या बेली ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग क्यों बोला, क्योंकि इसमें हम बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है एयर का वो इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, मतलब डीप इनहेल और एक्सहेल होता है, पहली बात। डायफ्रेगमेटिक क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे डायफ्रेम की मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, यानी कि फ्रेनिक मसल इन्वॉल्व होती हैं। और एब्डोमिनल या बेली ब्रीथिंग क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे एब्डोमेन की मूवमेंट होती है। तो ये कैसे की जाए, सबसे पहले तो आप एक काम करो, बेड पे या फ्लोर पे लेट जाओ, उसके बाद अपने नीज को बेंड करो। ठीक है, क्या करा, लेट गए आराम से और अपने नीज को बेंड किया। उसके बाद क्या करो, अपने एक हाथ को रखो छाती पे, चेस्ट पे, और एक हाथ को रखो बेली पार्ट पे। ठीक है, फिर क्या करो, धीरे धीरे नोज से एयर लो, धीरे धीरे। फिर क्या करो, धीरे धीरे एयर को एक्सहेल करो, किससे, मुंह से। धीरे धीरे नाक से लेनी है, डीप लेनी है, धीरे धीरे डीप लेनी है नाक से, और छोड़नी किससे है, मुंह से, धीरे धीरे। तो आप देखोगे मूवमेंट कहाँ पे होगी, आपकी बेली पार्ट में, आपके थोरैक्स पार्ट पे कोई मूवमेंट नहीं होगी। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, डायफ्रेगमेटिक ब्रीथिंग। और ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया था कि क्या इंसान सांस, अगर हम बात करते हैं अंदर या बाहर,
एयर को इनहेल या एक्सहेल कर सकता है सिर्फ डायफ्राम को मूव करवाए, बिना रिब्स के मूव करवाए। तो आंसर था बिल्कुल सही है, ऐसा हो सकता है। 2011 में ऐसा क्वेश्चन आया था कि सिर्फ और सिर्फ डायफ्राम की मूवमेंट से क्या हम श्वास को ले और छोड़ सकते हैं? तो बिल्कुल करते हैं। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं जिनको कई बार पेन हो रहा होता है, तो पेन से रिलीफ होने के लिए, या फिर जिनका बीपी ज़्यादा होता है वो भी ये सब करते हैं, एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, हेडेक होता है, तो इन सब में ये काम आता है आपका। तो करना क्या मैंने बताया आपको, आप फ्लोर पे या बेड पे लेट जाइए, अपने नीज को बेंड कीजिए और एक हाथ छाती पे रखिए, एक हाथ टमी पे, बेली पे रखिए, और फिर धीरे धीरे श्वास को लेना है, डीप लेना है, किससे, नाक से लेना है और मुंह से छोड़ना है। तो आप देखेंगे मूवमेंट कहाँ पे होगी, बेली पार्ट में मूवमेंट होगी, क्योंकि पूरे लंग्स के अंदर अच्छे से एयर आती है और अच्छे से लंग्स के बाहर एयर जाती है। तो ये बहुत ही डीप ब्रीथिंग होती है और ये एक अच्छा ब्रीथिंग का तरीका माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। मैंने बच्चों अभी आपको बताया कि स्पायरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम मेजर करते हैं कि कितनी एयर आ रही है या कितनी एयर जा रही है लंग से। तो यहाँ पे कुछ वॉल्यूम्स हैं वो पढ़ेंगे और इससे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है आपका। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होती है? तो नॉर्मली जो हम एयर इंस्पायर करते हैं या एक्सपायर करते हैं ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, उसे हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। सिंपल आप ले रहे हो, नॉर्मल लेना है या छोड़ना, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। और ये कितना होता है? तो ये होता है 500 ml, यानी कि एक बारी में हम 500 ml लेते हैं या 500 ml छोड़ते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के एक मिनट की बात की जाए तो कितना हो जाएगा आपका, 6000 to 8000 ml पर मिनट। कैसे हो जाएगा? क्योंकि आप जानते हो इंसान जो है 12 से 16 बार श्वास लेता है और छोड़ता है। तो अगर आप 12 को मल्टीप्लाई करोगे 500 से तो कितना हो जाएगा आपका, 6000। इसी तरह 16 से करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 8000। तो इसलिए क्या हो गया आपका, 6000 to 8000 ml पर मिनट। इसके बाद आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि हम कितनी एयर के वॉल्यूम को फोर्सफुली इंस्पायर कर सकते हैं। यहां पे याद ये रखना है कि हम नॉर्मल इंस्पिरेशन की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल के बाद, ठीक है, नॉर्मल की बात नहीं करनी, सिर्फ फोर्सफुली इंस्पिरेशन की बात करनी है। तो फोर्सफुली हम कितना श्वास को ले सकते हैं, कितना एयर को इनहेल कर सकते हैं, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बात समझ में आती है? तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2500 से 3000 ml। ठीक है, तो सिर्फ हम यहाँ पे एडिशनल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, नॉर्मल इंस्पिरेशन की बात नहीं कर रहे। इसी तरीके से आता है बच्चों एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि हम फोर्सफुली कितना एक्सपायर कर सकते हैं, कितना श्वास को छोड़ सकते हैं। यहां पे भी हम नॉर्मल एक्सपिरेशन की बात नहीं करेंगे। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1000 से 1100 ml। आगे बात करते हैं हम रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल का मतलब क्या होता है, बचा हुआ, यानी कि हमारे लंग्स में कितनी एयर बच जाती है फोर्सिबल एक्सपिरेशन के बाद भी। आपने बिल्कुल फोर्स से श्वास को रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, उसके बाद भी थोड़ी बहुत एयर हमारे लंग्स के अंदर रह जाती है, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1100 से 1200 ml। ERV की वैल्यू कितनी थी, 1000 से 1100, इसकी कितनी है, 1100 से 1200। और एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बताइए बच्चों कि एल्वेलाई कोलैप्स क्यों नहीं करती फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी। मतलब आपने फोर्सफुल एक्सपायर किया उसके बाद भी एल्वेलाई कोलैप्स नहीं कर रहे, ऐसा क्यों? क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम की वजह से, क्योंकि थोड़ी बहुत एयर हमारे लंग्स में रह जाती है फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी। ठीक है, और वो एयर एल्वेलाई को कोलैप्स नहीं होने देती। एक और खास बात यह है बच्चों, इस रेजिडुअल वॉल्यूम को हम स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते, और यह बात मैंने लिखी हुई है लेफ्ट साइड में रेड कलर से, आप देख सकते हो, रेजिडुअल वॉल्यूम कैन नॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर। आगे बात करते हैं बच्चों रेस्पिरेटरी कैपेसिटी की। ये थे वॉल्यूम्स, आगे आते हैं कैपेसिटी। ये कैपेसिटी क्या होती है, जब वॉल्यूम्स को ऐड कर देते हैं, कुछ वॉल्यूम हम ऐड करते हैं तो क्या बन जाती है, कैपेसिटी। जैसे कि पहला इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी मतलब श्वास लेने की क्षमता, तो श्वास लेने की क्षमता नॉर्मल छोड़ने के बाद, दैट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। मतलब कितना इंस्पायर कर सकते हो नॉर्मल छोड़ने के बाद, दैट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो ये कितना होगा आपका, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब लेने की क्षमता, किसके बाद, नॉर्मल छोड़ने के बाद। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी, ऐड कर दो आप, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है 500,
IRV कितना होता है 2500 से 3000, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3000 टू 3500 ml। ठीक है, इसी तरीके से हम ऐड करते जाएंगे। ऐसे ही आपका एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, यानी कि कितना हम एक्सपायर कर सकते हैं नॉर्मल लेने के बाद, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी की, मतलब श्वास छोड़ने की क्षमता किसके बाद, नॉर्मल लेने के बाद। तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 1500 टू 1600 ml। इसके बाद हम बात करते हैं FRC, दैट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो इसको एक बार हम लिंक करते हैं RV से। RV क्या था आपका रेजिडुअल वॉल्यूम, मतलब कि भाई फोर्सफुल एक्सपायर करने के बाद भी कितनी एयर हमारे लंग्स में रह जाती है, वो क्या होता है आपका रेजिडुअल वॉल्यूम। लेकिन फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होता है, तो यहां पे हम बात कर रहे हैं नॉर्मल आपने एक्सपायर किया, फोर्सफुल एक्सपायर नहीं किया, नॉर्मल आपने एक्सपायर किया, तब आपके लंग्स के अंदर कितनी एयर रह गई, दैट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो यहां पे ये याद रखना है कि हमने ERV को एक्सेल नहीं किया, जो एडिशनल एयर थी उसे हमने एक्सेल नहीं किया, तो ये चीज भी आपकी FRC के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी ERV प्लस RV, क्योंकि भाई लंग्स के अंदर वैसे भी एयर रह जाती है फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी, लेकिन यहाँ तो हमने फोर्सफुल किया ही नहीं, ERV तो निकाला ही नहीं, तो ERV भी आपका लंग्स के अंदर रह गया और RV तो बचता ही बचता है आपका, तो ERV प्लस RV, तो आप ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका 2500 ml। ठीक है, इसी तरीके से होता है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम छोड़ने के बाद मैक्सिमम लेना। आपने श्वास को छोड़ दिया बिल्कुल, फिर उसके बाद मैक्सिमम ले लिया, तो मैक्सिमम छोड़ने के बाद मैक्सिमम लेना या फिर मैक्सिमम लेने के बाद मैक्सिमम छोड़ना, दोनों ही क्या कहलाते हैं आपके वाइटल कैपेसिटी। तो कितना आप श्वास को ले सकते हो श्वास छोड़ने के बाद, या फिर कितना छोड़ सकते हो लेने के बाद, दैट इज वाइटल कैपेसिटी। इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV प्लस ERV, वैल्यू आएगी टोटल ऐड करोगे तो 3500 टू 4500 ml। आगे बात करते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, यानी कि आपके फेफड़ों की क्षमता कितनी होती है। आपने फोर्सफुली इंस्पायर कर लिया, सब कुछ इंस्पायर कर लिया जितना आप इंस्पायर कर सकते हो, उसके बाद आपके लंग्स के अंदर कितनी हवा समा सकती है, दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, इसमें सारी वॉल्यूम्स ऐड हो जाएंगी आपकी, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। क्यों, क्योंकि वाइटल कैपेसिटी क्या होता है आपका TV प्लस IRV प्लस ERV। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि रेजिडुअल वॉल्यूम को हम स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते, तो जब रेजिडुअल वॉल्यूम को मेजर नहीं कर पाएंगे तो क्या हम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी को मेजर कर पाएंगे, नो। तो क्या हम टोटल लंग कैपेसिटी को मेजर कर पाएंगे, नो, क्योंकि यहां पे भी रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्लूड होता है। तो स्पायरोमीटर से हम क्या क्या चीजें मेजर नहीं कर सकते, रेजिडुअल वॉल्यूम मेजर नहीं कर सकते, तो इसी वजह से हम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी भी मेजर नहीं कर सकते। तो ये चीज मैंने ऊपर लिखी हुई है, यहां पढ़ सकते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम कैन नॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर, सो functional residual capacity and total lung capacity cannot be measured by spirometer। इसके बाद बच्चों मैंने एडिशनल कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं ब्लू कलर से। एक होता है डेड स्पेस वॉल्यूम। तो डेड स्पेस का मतलब क्या होता है आपका, तो डेड स्पेस वॉल्यूम वो होता है जो एयर गैस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करती। भाई हमने इनहेल की एयर, लेकिन कुछ एयर ऐसी होती है जो कि एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करती, उसे हम क्या बोलते हैं डेड स्पेस, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 150 ml। क्या होती है 150 ml। अच्छा, एक और चीज होता है बच्चों, एक बार क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया था कि मान लो एक बच्चा पैदा हुआ, अब वो बच्चा जो है मतलब उसकी जो डेथ है वो पैदा होने से पहले हुई या पैदा होने के बाद हुई। एक बच्चा जन्म लेता है लेकिन वो मरा हुआ मिलता है, तो उसकी जो मृत्यु है वो जन्म होने से पहले हुई या बाद में हुई, तो आप कैसे पता लगा पाओगे, तो आप पता लगा पाओगे किससे, रेजिडुअल वॉल्यूम से। कैसे, अब आप जानते हो कि जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद वो रोता है तो क्या होता है, उसका जो रेस्पिरेटरी पाथवे होता है वो ओपन हो जाता है और जो एयर है अंदर जाती है, ठीक है, और लंग्स के अंदर एयर रह जाती है। तो अगर मान लो बच्चा जो है जन्म से पहले ही मर गया, तो इसका मतलब एयर आई नहीं होगी अंदर, एयर अंदर ही नहीं आई होगी, तो हम क्या करते हैं, लंग का हमने एक पार्ट लिया, कट किया, तो उसको हम क्या करते हैं पानी के अंदर डालते हैं। अगर वो फ्लोट कर गया इसका मतलब एयर अंदर है, उसके
एयर अंदर है, इसका मतलब बच्चा पैदा होने के बाद मरा है। और अगर वो जो लंग का पैच है वो डूब गया, सिंक कर गया, इसका मतलब एयर आई नहीं, इसका मतलब पहले ही मरा हुआ था। समझ में आया? तो बच्चा जो है पैदा होने से पहले मरा है, मतलब स्टिल बर्थ है, या फिर पैदा होने के बाद उसकी डेथ हुई है। तो हम ये कैसे पता लगा पाते हैं? ये हम पता लगा पाएंगे बाय रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, हम क्या करेंगे, लंग का एक पैच लेंगे, ठीक है, कट करेंगे उसे हम, और फिर उसे हम पानी के अंदर डालेंगे। अगर वो डूब गया, डूबेगा कब? जब उसके अंदर एयर नहीं होगी। एयर क्यों नहीं होगी? क्योंकि बच्चा पहले से ही मरा हुआ है ना, पैदा होने से पहले उसकी डेथ हो गई थी। और अगर वो फ्लॉट कर गया, इसका मतलब उसके अंदर एयर आई थी पहले से। फ्लॉट कब करेगा? जब एयर होगी, है ना। तो इसका मतलब बच्चा जो है पैदा होने के बाद उसकी डेथ हुई है। अच्छा, एक और चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, पल्मोनरी वेंटिलेशन और एल्वुलर वेंटिलेशन। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है आपका? ये होता है टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाई ब्रीथिंग रेट। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है आपका? 500 ml, और ब्रीथिंग रेट कितना होता है? 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। इसी तरीके से एल्वुलर वेंटिलेशन, ये क्या होता है आपका? टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस वॉल्यूम, क्योंकि कुछ वॉल्यूम जो होता है एयर का वो पार्टिसिपेट नहीं करता गैस एक्सचेंज में, इसलिए उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे एल्वुलर के दौरान। तो एल्वुलर वेंटिलेशन क्या होगा आपका? टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस वॉल्यूम। तो कितना हो गया आपका? 350 ml। कैसे? 500 माइनस कितना? 150, तो कितना हो गया? 350 मल्टीप्लाई बाय ब्रीथिंग रेट। ठीक है, तो ये था आज के बारे में। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक बार समराइज कर देते हैं, एक बार क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे। तो पहला क्वेश्चन ये है बच्चों, बताओ इंस्पिरेशन कैसा प्रोसेस होता है, एक्टिव या पैसिव? वेरी गुड, क्या होता है? एक्टिव प्रोसेस। क्यों? क्योंकि मसल क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन सी? फ्रेनिक मसल, या फिर बोलते हैं रेडियल मसल, किसकी होती है? डायफ्राम की। इसके अलावा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जो कि रिब्स के बीच में होती है। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ कि मैमल्स के अंदर कौन सी ब्रीथिंग होती है, नेगेटिव प्रेशर या पॉजिटिव प्रेशर? बहुत बढ़िया, नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग, वेरी गुड। अच्छा बच्चों, ये बताओ जब हम फोर्सफुल एक्सपायर करते हैं उस दौरान कौन सी मसल हमारी कॉन्ट्रैक्ट होती है? याद करो, इंटरनल इंटरकोस्टल और एब्डोमिनल मसल्स। वेरी वेरी गुड। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि एयर जो हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, उसको हम किससे मेजर करते हैं? इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है? स्पायरोमीटर। वेरी गुड। स्पायरोमीटर से हम कौन सी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम मेजर नहीं कर सकते? रेजिडुअल वॉल्यूम। वेरी गुड। अच्छा, तो रेजिडुअल वॉल्यूम जब मेजर नहीं कर पाएंगे तो कौन सी रेस्पिरेटरी कैपेसिटी मेजर नहीं कर पाएंगे? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी। वेरी गुड। अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? 1000 to 1100 ml। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिडुअल वॉल्यूम? 1100 to 1200 ml। वेरी गुड। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ कि क्या हम श्वास को ले और छोड़ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ डायफ्राम को मूव किए, रिब्स की बिना मूवमेंट की? रिब्स की मूवमेंट नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ डायफ्राम को मूव करवा के क्या हम श्वास ले और छोड़ सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं हम। और ऐसा हम कब करते हैं? इन केस ऑफ डीप ब्रीथिंग, जो कि मैंने आपको बताया था प्रोसीजर। चलो, थैंक यू वेरी मच बच्चों। बस मैं आपको इतना कहूँगा, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी भी बच्चे का डॉक्टर बनने का सपना अधूरा ना रह जाए। धन्यवाद।